नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। हफ्ते का आखिरी दिन आप देख रहे हैं आज का मनी मंत्र, वो शो जिसमें हम खबरें वो दिखाते हैं, उन खबरों का विश्लेषण करते हैं जो सीधे आपसे जुड़ी हैं, जिनका सरोकार आपसे है, जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको इस्तेमाल करना भी चाहिए। ऐसी खबरें जो न्यूज़ चैनल्स पर और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपको दिखाई नहीं जाती, लेकिन वो ज़रूरी हैं। ऐसी खबरें जो सीधे आपकी आमदनी, आपकी नौकरी, आपके खर्च, आपकी गृहस्थी, देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी खबरें। कोई हिंदू मुसलमान नहीं, कोई भारत पाकिस्तान नहीं, कोई राजनीति नहीं। और आज की खबरों का विश्लेषण करने के लिए मेरे साथ देश के फॉरमोस्ट बिजनेस जर्नलिस्ट सिद्धार्थ जराबी जुड़ गए हैं। और सिद्धार्थ, आज की बुरी खबर हम लगातार ये बता रहे हैं, कुछ लोग कह सकते हैं कि नकारात्मकता कुछ ज़्यादा झलकती है, लेकिन हम जो खबरें आ रही हैं उनकी बानगी देश को देते हैं और उनका तफसील से ब्यौरा भी देते हैं आप जैसे वरिष्ठ पत्रकारों के जरिए। अब संकट काल है, संक्रमण काल है, देश की अर्थव्यवस्था पर ब्रेक लगा हुआ है, लेकिन स्टैंडर्ड एंड पुअर, वर्ल्ड बैंक ने 4.5%, -4.5% की विकास दर का आकलन किया, जबकि वो कह रहे थे 1.9% से पॉजिटिव ग्रोथ रेट हम शो करने वाले हैं। 2 महीने में अपना आकलन बदल दिया। अब स्टैंडर्ड एंड पुअर कह रहा है कि भाई 5% की, -5% हमारी विकास दर होगी। विकास दर नहीं, दरअसल हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, श्रिंक करेंगे। उधर फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन जो हैं एनके सिंह, और उनकी बातों को गंभीरता से लेना चाहिए, वो कह रहे हैं कि देश की अर्थव्यवस्था को उबारने पर अब सरकार का ध्यान होना चाहिए। ये नहीं कि नहीं जी फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाएगा, हम डेट को कैसे कंसोलिडेट करें, खर्च करना पड़ेगा, ये एनके सिंह कह रहे हैं। और ये बहुत ही अहम बयान है, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। इसके अलावा चीन के साथ तनातनी बनी हुई है, हम बॉयकॉट चाइनीज गुड, इसके बारे में बात कर रहे हैं, लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, गुस्से में हैं। लेकिन अब चीन ने भी पलटवार किया है, हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं अब उनका माल हांगकांग, चाइना में रोक दिया गया है। और यहां पर भी मैंने आपको खबर दिखाई थी कि चीन से जो भी सामान आ रहा है अब उसकी मैनुअल चेकिंग होगी। और सिद्धार्थ जराबी ने ही आपको तफसील से समझाया था कि इसके पीछे कायदे कानून क्या है, प्रोसीजर क्या है। पर अब हो सकता है कि 100% मैनुअल चेकिंग ना हो चाइनीज गुड्स जो आ रहे हैं, तो सॉफ्टनिंग ऑफ स्टैंड भी हो रहा है क्या, इस पर हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा रिवर्स माइग्रेशन शुरू हो गई है, ये अर्थव्यवस्था के लिए कैसी खबर है, अच्छी है, इसका इंपैक्ट क्या होगा, ये मैं सिद्धार्थ से जानना चाहूंगा। यूपी और बिहार से और राज्यों के लिए जो ट्रेन चल रही है, 230 ट्रेन ही है, लेकिन जो ट्रेन चल रही है वो फुल है। वहां से लोग, वहां से जो मजदूर हैं, मजदूर तो हम सब हैं, लेकिन मैं आसान भाषा में क्योंकि आपको समझा रहा हूं और जो कॉमन शब्दों का हम इस्तेमाल करते हैं, मजदूर अब यूपी बिहार से वापस अपने काम पर लौट रहे हैं। और बच्चों के लिए और यूनिवर्सिटी गोअर्स के लिए ये साल कैसा रहने वाला है, बड़ा संशय है। क्या क्लासेस होंगी ही नहीं, क्या स्कूल कॉलेज खुलेंगे ही नहीं। 31 जुलाई तक दिल्ली में स्कूल अभी बंद रहेंगे। आईआईटी बॉम्बे, मैंने खबर दिखाई थी, अब ऑनलाइन क्लासेस करेंगे। अब आईएमए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, अहमदाबाद और बेंगलुरु, वो भी ऑनलाइन करने वाले हैं अपना सेमेस्टर। तो पहली खबर सिद्धार्थ, इकोनॉमी इन डीप ट्रबल to contract 5% this fiscal before rebounding in 2021. स्टैंडर्ड एंड पुअर 5% से हम श्रिंक कर जाएंगे और सभी रेटिंग एजेंसी वही इफेक्टिवली 3 से 7 के बीच में माइनस हमारी विकास दर बता रहे हैं। तो इस खबर को कैसे लें, और इसमें एक जो साथ में सिल्वर लाइनिंग की ओर इशारा किया है कि 2021 में हम रिबाउंड कर जाएंगे, अगला साल अच्छा रहेगा। देखिए संदीप, इसमें कई प्रकार से जो लेटेस्ट आपने आंकड़ा बताया है, ये एक लंबी लिस्ट बन रही है जहां पे तरह तरह के जो रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं, ब्रोकरेजेस हैं, इकोनॉमिक थिंक टैंक्स है, वो अलग अलग अनुमान दे रहे हैं कि इस वित्तीय वर्ष में ग्रोथ कैसी रहेगी, जीडीपी कैसी रहेगी। और
सरकारी दृष्टिकोण से ये याद रखना चाहिए, जितनी ज्यादा ग्रोथ उतने ज्यादा टैक्स कलेक्शन होती है स्टेट्स की और सरकार की, और जीडीपी ग्रोथ अगर गिरती है तो सरकारों की आमदनी भी गिरती है, और उसके प्रभाव जो हैं वो सब पे आते हैं। जीडीपी केवल महज एक अमीर लोगों के लिए एक आंकड़ा नहीं है, ये गरीब से गरीब व्यक्ति को भी इंपैक्ट करता है, चाहे वो बेशक ना समझे इस कॉन्सेप्ट को, परंतु इनडायरेक्टली उस पर प्रभाव पड़ता है। तो आपने जो ये आंकड़ा बताया, मैं उसमें एक और आंकड़ा जोड़ना चाहता हूं। NCAER, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च ने कुछ एक रोज पहले ही अपनी जो क्वार्टरली रिव्यू ऑफ इकोनॉमी निकाला, उसमें उन्होंने एक बड़े इंटरेस्टिंग डेटा सेट बताया। वो ये कहा कि स्टिमुलस के बगैर उनका अनुमान था कि इंडिया का इस वर्ष जीडीपी -12.4% हो जाता, यानी 12.5% का लगभग गिरावट रहती है। और उन्होंने जो आत्मनिर्भर पैकेज की अनाउंसमेंट के बाद अपने फिर से मॉडलिंग की, और अब वो कह रहे हैं कि 1.33% जीडीपी पॉजिटिव रेंज में आ सकता है, बट उसमें बहुत सारे अजम्पशंस हैं। तो अगर आप इसको देखें, और मैंने आपके शो पे पहले भी ये कहा कि इतनी बड़ी वाइड गैप जब फोरकास्टिंग में आती है तो उस फोरकास्टर पे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान आता है। पर अभी की स्थिति में हमें इन आंकड़ों के साथ काम करना पड़ेगा, और ये हमें समझना पड़ेगा कि अगर लगभग आप समझ लीजिए कि कोई भी संस्था 14%, 14 परसेंटेज पॉइंट्स का स्विंग अगर प्रिडिक्ट कर रही है, तो बेसिकली किसी को कुछ नहीं पता क्या हो रहा है। मैं इसीलिए ये कहा कि आप कैसे देखेंगे एक सिल्वर लाइनिंग जो दिखा रहा है स्टैंडर्ड एंड पुअर की, 2021 में दौड़ने लगेंगे हम। अभी मालूम भी है 5 लाख आंकड़ा पहुंच रहा है, हमें यही नहीं मालूम ये संकट काल, संक्रमण काल कब खत्म होगा। देखिए, ये जो 2020 नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की बात की जाती है ना, उसमें एक चीज ध्यान में रखिएगा, अगले वित्तीय वर्ष में ग्रोथ के आंकड़े अच्छे दिखेंगे, बट दैट विल बी ड्यू टू लो बेस इफेक्ट। यस, ये समझाइए थोड़ा, ये देखिए दर्शकों को जरा समझाइए। जो भी हम आंकड़े दिखाते हैं ये ईयर ऑन ईयर बेसिस होता है कि भाई मई 2019 में हाल क्या था और मई 2020 में क्या हुआ। मई 2019 में आप -5 पर थे, तो मई 2020 में आप -3 पर भी आए तो दिखेगा कि बड़ा पॉजिटिव, आप 4% से ग्रो कर गए, 8 से। गलत तो नहीं मैं कह रहा? बिल्कुल। और जो ये लो बेस इफेक्ट है, इसको अगर बड़े साधारण तरीके से समझने और समझाने का प्रयास करें तो इसको ऐसे देखिए, ये जो तिमाही चल रहा है, अप्रैल मई जून, और जून का तिमाही अभी कुछ दिन में समाप्त होने वाला है, इसमें लगभग 25 से 30% की गिरावट होगी बनिस्बते पिछले वित्तीय वर्ष में तिमाही था। अब जब इसका अगला तिमाही आएगा और मान लीजिए ग्रोथ वापस आती है, थोड़ा भी पॉजिटिव होगा, तो आप देखिए कितनी बड़ी स्विंग होगी, क्योंकि बेस लो थी। आप फर्श पे थे और आपने एक छलांग लगाई, तो वो छलांग कितनी बड़ी लगती है। और जीरो से हीरो बनने वाली जो एक स्टेज होती है ना, वो एक प्रकार से ये लो बेस इफेक्ट है। इसलिए अगले वित्तीय वर्ष में आंकड़े का जो खेल होगा उससे जरा हटके वस्तु स्थिति समझिए। संदीप, जो सबसे बड़ा कंसर्न अभी इकोनॉमी में निकल के आ रहा है, और ये आप चैनल चेक्स द्वारा भी कर सकते हैं, आप अपने दुकानदार सप्लायर से बात कर सकते हैं, खुद भी इस बात को अनुभव कर सकते हैं, और विशेषज्ञों से भी बात करते हैं। एक बड़ी समस्या जो अब निकल के आ रही है वो आ रही है सप्लाई डिस्ट्रप्शन। सप्लाई डिस्ट्रप्शन क्योंकि कई फैक्ट्रियां पूरी तरह से काम नहीं कर पा रही हैं। एक मिसाल लेते हैं, अभी आपने खबर पड़ी होगी कि बजाज ऑटो के प्लांट में कई जो उसमें कर्मचारी थे, कोरोना संक्रमण फैल गया है, खबर है। फैल गया, 140 दे टेस्ट पॉजिटिव इन बजाज ऑटोज औरंगाबाद प्लांट। अब मान लीजिए कि वहां प्रोडक्शन इंपैक्ट हो जाए और प्लांट बंद करना पड़े या लॉकडाउन करना पड़े, तो सप्लाई डिस्ट्रप्शन वापस आएगा। इससे जुड़ी हुई एक जो खबर और हमारे दर्शकों को इस विषय पे थोड़ा लंबा समय लेके इसको नहीं समझाने की जरूरत है। देखिए, जो सबसे बड़ा विषय अभी उभर के आ रहा है कि फिर से बहुत सारे हमारे राज्यों ने पूर्णतः लॉकडाउन अनाउंस किया है, और जो मेरे पास अभी आंकड़े आए हैं, तमिलनाडु, तेलंगाना, झारखंड और पश्चिमी बंगाल,
इन 4 प्रांतों ने 31 जुलाई तक लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया है और संभवतः महाराष्ट्र, मुंबई में भी कुछ ना कुछ इस प्रकार की कार्रवाई की बातचीत चल रही है। हालांकि पहले इसका खंडन किया गया है, इसलिए हमें वेट करना पड़ेगा जब तक ये फॉर्मली अनाउंस ना हो जाए। ठीक 4 है। राज्यों में जानकारी के अनुसार हो गया है और राज्यों में होगा। अब इससे जुड़ी हुई एक और खबर है, जो हम जानते हैं कि चाइना से अभी माल आने में पोर्ट्स में जो एक रुकावट हो रही है, और अगर और एक्सपोर्ट कर्ब्स, इंपोर्ट कर्ब्स लगते हैं, तो इस समय पे जितनी हमारी चाइना से इंटीग्रेटेड इकोनॉमी है, तो वो भी डिसरप्शन मैं फील। इस खबर की पहले हेडलाइन पढ़ दूं क्योंकि ये जी अहम खबर है जी और ये जुड़ी हुई खबर भी मैं दिखाऊंगा। नाउ इंडियन एक्सपोर्टर्स कंप्लेन शिपमेंट्स स्ट्रक एट चाइना पोर्ट्स। सिर्फ चाइना नहीं, हांगकांग में भी अब जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं वहां माल भेज रहे थे और इनमें ज्यादा तादाद, और ये हमने डिस्कस किया है सिद्धार्थ, हम जी सबसे ज्यादा जो माल भेजते हैं चाइना वो है ऑर्गेनिक केमिकल्स, वो जी शिपमेंट्स रोक दी गई है। जी जी। ये ट्रेड में देखा जाता है और ये पास्ट में भी हुआ है। इसे रिटेलिएटरी एक्शन कहा जाता है कि अगर आपने मेरे साथ ऐसा किया, आपने हाँ, देखा होगा डिप्लोमेसी में, अगर एक किसी दूतावास के कर्मचारी को वापस भेज दिया जाता है तो उसकी रिटेलिएटरी एक्शन होती है। ये उसी संदर्भ में है। मुझे नहीं लगता है कि ये कोई बहुत बड़ा परमानेंट फीचर है। ये एक बड़ा संकेत है, क्योंकि ये सारी एक डेवलपिंग सिचुएशन है जो लद्दाख में अभी फ्रंट पे सिचुएशन नहीं हो पर रही है। ये जुड़ जाती है। देखिए खबर ये मैंने जी डिस्कस भी की थी कि देखिए मैनुअल चेकिंग कीजिए, जो भी चीन इंपोर्ट कर रहा है हमारे देश में अपना माल, अब उसकी फिजिकल वेरिफिकेशन होगी और ये ऑलरेडी ऐसे कानून थे। लेकिन इकोनॉमिक टाइम्स फ्रंट पेज पर खबर छाप रहा है, रिलीफ लाइकली इन फिजिकल चेक्स ऑफ चाइनीज कार्गो, विच इज बेसिकली पार्शियल ईजिंग ऑफ कस्टम स्क्रूटनी ऑन कार्ड्स की 100% मैनुअल चेकिंग की जरूरत नहीं होगी। तो देखिए, क्या ये हम बैक ट्रैक कर रहे हैं, ये सॉफन कर रहे हैं स्टैंड को, कैसे देखेंगे इसे? मेरे को लगता है कि ये क्योंकि एक स्ट्रेटेजिक टूल है इस समय, और हकीकत ये है कि हमारी चाइना से अभी एक प्रकार से लड़ाई छिड़ी हुई है। लड़ाई का स्केल और साइज एक अलग विषय है, बट लड़ाई छिड़ी हुई है और सैनिक मारे गए हैं और वहां पे बड़ी तनावपूर्ण स्थिति है। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं एक स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव के लिए, और अगर मान लीजिए वो ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाता है तो इसमें डाइल्यूशन और रिलैक्सेशन होगी। बट एक इससे बड़ा एक जो मेरा मानना है जो संकेत दिया जा रहा है, और मैं जानता हूं कि सरकार में कई जो ट्रेड एसोसिएशन के लोग बातचीत कर रहे हैं फॉर्मली और इनफॉर्मली सरकार में, तो उन्हें एक संकेत दिया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि आपके पास अभी समय है, समय रहते हुए अपने सोर्स ऑफ इंपोर्ट को बदल लीजिए। अगले 2-3 महीने में जो माल ये है ना अहम खबर, ये है दरअसल। जी, जो आपका माल अभी आ चुका है या जो जिसके लिए आपने पेमेंट कर दी है, चलो वो तो किसी ना किसी प्रकार से देर सवेर आपको लाने देंगे। पर मेरा ये मानना है कि अगर स्थिति वहां फ्रंट पे नहीं सुधरती है संदीप, तो आने वाले दिनों में एक प्रकार से पुश किया जाएगा, नज किया जाएगा, एनकरेज किया जाएगा हमारे इंपोर्टर्स को कि आप तुरंत दूसरी कंट्रीज से अपना सामान मतलब मोटा मोटा ये है, जो एक कंफर्ट जोन में हमारे ट्रेडर्स, और आपने बहुत सही शब्द इस्तेमाल किया, वो ट्रेडर्स हैं, बना नहीं रहे, वो चाइना से बहुत कुछ बनवा भी रहे हैं और वहाँ से माल जो सस्ता लेकर आ रहे हैं। एक कंफर्ट जोन बन गया था कि आप कंफर्ट जोन से निकलिए और दूसरे एवेन्यूज तलाशिए। जी, और वो कंफर्ट जोन मुझे लगता है कि हर सेक्टर में अभी श्रिंक हो रहा है। इससे जुड़ी हुई और भी कई प्रकार की हमें संकेत मिल रहे हैं, खबरें आ रही हैं कि जो स्टार्टअप्स में काफी सारा इन्वेस्टमेंट है, उस पे कहीं ना कहीं पे अंकुश लगने वाला है। तो चाइनीज इन्वेस्टमेंट इन इंडिया एंड चाइनाज एक्सेस टू इंडियन मार्केट, ये दो बड़े हमारे पास हथियार है। कन्वेंशनल फाइट और कन्वेंशनल स्ट्रेटेजिक फाइट में भी हमें ऐसा नहीं समझना चाहिए कि ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम कन्वेंशनल फाइट के लिए नहीं जा सकते। आपने शायद टाइम्स ऑफ इंडिया की फ्रंट पेज की दूसरी खबर भी देखी होगी, जिसकी हेडलाइन है टोटल कॉम्बैट पोटेंशियल विल डेटर चाइनीज असॉल्ट। ये हमारी फोर्सेस ये कह रहे हैं कि आप केवल ये मत देखिए कि लद्दाख में हमारे पास कितने लोग हैं, आपको टोटल फाइटिंग पोटेंशियल इंडियन फोर्सेस का देखना है। और वो जैसे अलग फोरम्स पे चर्चा हुई है, ऐसा नहीं है कि कोई मतलब
हम कोई कमजोर स्थिति में है, बिल्कुल। इसलिए चाइना का अभी वो तो पैन आउट कर रहा है, जो ये पूरा का पूरा मसला है। लेकिन मैं वापस, जो मैंने पहली खबर ली थी कि 5% की से कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, श्रिंक कर सकती है हमारी इकॉनमी, यानी -5 की विकास दर होगी, और उसका आप विश्लेषण कर रहे थे। संदीप उससे भी ज्यादा श्रिंक हो सकती है संदीप, सॉरी टू इंटरप्ट यू। हाँ। जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, जो इंडस्ट्रियल आउटपुट और एक्टिविटी को कैप्चर करता है, वो कंप्लीटली नेगेटिव है, और मेरा ये मानना है कि वो बहुत ज्यादा एक नेगेटिव संकेत दे रहा है, जिसको अभी डेटा में नहीं कैप्चर किया जा रहा है। दूसरा, नए प्रोजेक्ट और नई इन्वेस्टमेंट लगभग देश भर में कहीं पे नहीं हो रही है। 98% डिप है, 98%। कल की एक मैं खबर पढ़ रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। तो इतना ब्लीक इन्वेस्टमेंट सिनेरियो, और फर्स्ट क्वार्टर में ये जो तिमाही चल रहा है, इसमें आप समझ लीजिए लगभग 2/3 इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बंद हो गई, क्योंकि पिछले एक महीने में थोड़ी। ये आप देखिए, 1 मिनट रुकिएगा सिद्धार्थ, जो आप समझा रहे हैं ये बहुत अहम बात आप बारीकी से जो समझा रहे हैं। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वो श्रिंक कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग यानी कि हो नहीं रही। आपने बजाज ऑटो का एग्जांपल दिया, औरंगाबाद प्लांट में सप्लाई चेन कैसे डिसरप्ट हो रही है। ऐसे में जो 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन हैं एनके सिंह, वो क्या कहते हैं, उनका बयान बहुत अहम है। फोकस ऑन रिवाइवल ऑफ इकोनॉमी फॉर नाउ, नॉट ऑन डेट एंड फिस्कल कंसोलिडेशन। तो ये जो डेट कंसोलिडेशन सरकार की तवज्जो जो है, जो ये फिस्कल कंसोलिडेशन यानी कि तरलता प्रोवाइड करेंगे, फिस्कल स्टिमुलस हम अभी दे नहीं रहे हैं, तो इकोनॉमी रिवाइव कैसे करेगी, जो एनके सिंह कह रहे हैं। एनके सिंह क्या नाइत्तफाकी जाहिर कर रहे हैं सरकार से? सरकार जैसे रिवाइव करने की कोशिश कर रही है? बिल्कुल वो ना इत्तेफाकी जता रहे हैं। और अगर उनका हम एक पर्टिकुलरली एक कोट देखें जहां वो कहते हैं, और मैं इसको पढ़ूंगा, द फैक्ट ऑफ अ फेयरली रैपिड रिजम्पशन ऑफ बोथ एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी सजेस्ट दैट द रिकवरी इज अंडरवे। बट वो ये जाके आगे कहते हैं कि जो अक्यूट प्रेशर है फाइनेंसिस का, गिवन दैट दिस इज नॉट द टाइम टू टॉक ऑफ फिस्कल कंसोलिडेशन, दिस इज द टाइम इन विच द वर्ल्ड बिलीव्स, आई थिंक, that what needs to be protected is the expenditure over fiscal deficit। यानी साधारण शब्दों में आपको याद होगा कि ये एक समय पे रेवेन्यू सेक्रेटरी होते थे वित्त मंत्रालय में, ये कह रहे हैं कि अभी सरकार को अपना खर्चा करते रहना पड़ेगा। हाँ। और उसी के कारण उससे घबराने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए, अगर इस समय घबरा गए और इस समय ये कहा कि नहीं हम ये स्टेप्स नहीं लेंगे क्योंकि बाद में कर्जा वापस देना पड़ेगा, तो वो बाद शायद आएगा ही नहीं। इसलिए अभी जो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर पैकेज में मीडियम टर्म के, शॉर्ट टर्म के, लॉन्ग टर्म के बहुत सारी अनाउंसमेंट्स थी, परंतु जो सही नकद पैसा एक प्रकार से अलग अलग सेक्टर्स में इन्फ्यूज करने की जरूरत है। अब एग्जांपल लीजिए, सिविल एविएशन है, फ्लाइट्स बिल्कुल ठप, विदेशी फ्लाइट्स बिल्कुल ठप। अब तो आपने देखा होगा पिछले 2 दिन में रेलवेज ने भी अपना बंद कर दिया है, और फ्लाइट्स की रिजम्पशन पे भी एक सवालिया निशान उठ रहा है। तो ऐसी स्थिति में जब लगातार एविएशन फ्यूल जो है, जो जहाजों के लिए पेट्रोल है, जब उसके दाम बढ़ते जाएंगे, तो वो दाम अपने पैसेंजर से लेंगे। पैसेंजर है ही नहीं, पैसेंजर वही जा रहा है जिसको बहुत ही जरूरत है एक शहर से दूसरे शहर जाने की। तो अगर हमारी एविएशन सेक्टर अपने लोन्स नहीं दे पाई और बैंकरप्ट हो जाए, एनसीएलटी हो जाए, चली जाएगी, और आप जानते हैं जेट एयरवेज तो बंद हो ही चुकी थी 2019 में, तो उसका नतीजा हमारे ओवरऑल इकोनॉमी पे बहुत बुरा पड़ेगा। एम्प्लॉयमेंट की दृष्टि से भी, आवाजाही की दृष्टि से भी, बिजनेस को भी इंपैक्ट करेगा, सोसाइटल इंपैक्ट होगा। तो ऐसे स्टेज पे एविएशन एक बहुत बड़ी एग्जांपल है जिसको सपोर्ट की आवश्यकता है। ठीक है, आप किसी को मोटरसाइकिल खरीदने के लिए सब्सिडी ना दें, घर खरीदने के लिए सब्सिडी ना दें, हालांकि उसका बहुत बड़ा एक इंपैक्ट आता है। कम से कम जो ये महत्वपूर्ण सेक्टर्स हैं, इनको बचाना हमारे लिए बहुत बड़ी एक आवश्यकता है और जरूरत है। इसलिए आने वाले कुछ दिनों में जो एनके सिंह कह रहे हैं, वो सरकार को एक संकेत दे रहे हैं कि आप इस समय पे खर्चा करिए, इकोनॉमी को उठाइए, आपके पास टैक्स के रेवेन्यूज आएंगे, टैक्स के रेवेन्यू से आप अपना कर्जा उतार पाएंगे, स्थिति 1, 2, 3 सालों में ठीक हो जाएगी। नहीं किया तो जो अधमरा है वो पूरा मर जाएगा। और कुछ पॉजिटिव खबरें भी आ रही हैं,
और देखिए पॉजिटिव खबरें कहां से आ रही हैं सिद्धार्थ, वो कृषि क्षेत्र से आ रही हैं और कृषि क्षेत्र के लिए आ रही हैं। आज की जो बड़ी खबर है, मैं क्यों कह रहा हूं कृषि क्षेत्र के लिए आ रही है, मॉनसून कवर्स इंडिया 12 डेज इन एडवांस, फास्टेस्ट सिंस 2013। 7 सालों में पहली बार 2 हफ्ते पहले ही मॉनसून पूरे देश में आ गया है और खरीफ की बुआई का समय है जी। और अगर आप सारे इंडिकेटर्स देखें, कृषि क्षेत्र अकेला क्षेत्र है जो देश को बचा रहा है। दरअसल 58 में, 66 में और 1979 में जो मंदी आई है, ये चौथी मंदी है इस देश में। 41 साल के बाद जो मंदी आ रही है, पहली 3 मंदी फूड शॉर्टेज के चलते, फसल बर्बाद होने के चलते, फसल तबाह होने के चलते आई थी। लेकिन इस मंदी में अगर कहीं एक सिल्वर लाइनिंग है, वो कृषि क्षेत्र है, ग्रोइंग बाय 3.9%। और अब मॉनसून की खबर, अच्छी खबर आ जाती है, लेकिन इसे सरकार किस तरह से और एक्सटेंड करेगी। देखिए 80 रुपए डीजल की मैं आज चर्चा ही नहीं कर रहा हूं, हम 20 दिन से चर्चा कर रहे हैं सिद्धार्थ। डीजल 80 रुपए पार हो गया जी। और ट्रैक्टर से लेकर, ट्यूबवेल से लेकर, और गांवों में बिजली तो होती नहीं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, वहां तो पंप चलाओगे तो पानी निकलेगा, उसमें भी डीजल का इस्तेमाल होता है। सरकार किसानों के बारे में सोच क्यों नहीं रही? वही हमारे सेवनहार हैं इस टाइम, दुख दर्द वही मिटा रहे हैं इस मंदी का। सिद्धार्थ, आवाज आ रही है आपको? जी जी जी, बीच में आपका मैं पूरा प्रश्न नहीं सुन पाया, पर आपने जो कृषि क्षेत्र के बारे में बात कही, उससे जुड़ी हुई जो एक बात हमारे दर्शकों को समझनी चाहिए वो ये है कि आपने जिक्र किया 30-40 वर्ष पहले समय का, जब एक प्रकार से इंडिया की इकोनॉमी एग्रीकल्चर डिपेंडेंट इकोनॉमी थी। उसके बाद इंडस्ट्रियल एक्टिविटी काफी बड़ी, सॉफ्टवेयर बड़ी, टेलीकॉम बढ़ा, एविएशन बढ़ा, तो हमारी इकोनॉमी में सर्विसेज सेक्टर का और मैन्युफैक्चरिंग का एक बहुत बड़ा योगदान बना। आज जो स्थिति है, जो सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अभी मार लगी हुई है ना, तो ये जो मॉनसून है, मुझे लगता है कि एक कुदरती करिश्मा है, भगवान की कृपा है, इंद्रदेव मेहरबान हो रहे हैं संकट काल में। और इसमें एक बहुत बड़ी जो बात है कि आपको ध्यान होगा कि पहले जब हम खबरें कवर करते थे मॉनसून की, तो मॉनसून कई बार रुक रुक के चलती थी। हाँ। एक जगह पहुंचने के बाद ठहर जाती थी, फिर 3 दिन बाद शुरुआत होती थी। इस बारी जो यूनिफॉर्मिटी से स्प्रेड हुआ है, ये बहुत बड़ी बात है, और ये समय अब आया है जिसको मैं इस विषय को पूरी गंभीरता और जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं संदीप, और इसको मैं चाहूंगा और प्रार्थना करूंगा कि सरकार इसको ध्यान से ले इस बात को। ये समय आ चुका है कि हमें किसानों के लिए एक बहुत बड़ा कर्जा माफी का कार्यक्रम लाना चाहिए। एग्जैक्टली। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अगर अच्छी फसल होने वाली है, बारिश अच्छी हो रही है, तो किसानों पे जो पुरानी मार है, पुरानी तकलीफ है, जो बची कुची तकलीफ है 2019 में किया गया था, मैं ये मानूंगा कि अभी जो उनकी बची कुची तकलीफ है उसको एक बारी निपटा दीजिए। सरकार को ये अपने आप पे जिम्मेवारी लेनी होगी, बैंक्स को ये पैसा देना चाहिए, बैंक्स का इसमें कोई घाटा या नुकसान ना हो। और अगर एक बड़ा कर्जा माफी या उसको कोई भी शब्दावली से आप अनाउंस करें, किसानों के हाथ में एक बड़ी मात्रा में सरकार के द्वारा कैश इन्फ्यूजन जाएगा। 6,000 को 18,000 क्यों नहीं करती? मैं सीधा बोल देता हूं। बिल्कुल बिल्कुल, तो उससे बहुत बड़ी मात्रा में हमारे रूरल इकोनॉमी में जो डिस्ट्रेस है वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। और जो ग्रीन शूट्स की बात की गई है, जो एनके सिंह जी भी जिसका हवाला दे रहे हैं, दीज आर ग्रीन शूट्स इन द रूरल इकोनॉमी। एग्जैक्टली। और मैं यही बात, जो बीच में थोड़ा ऑडियो डिस्टर्बेंस हो गई थी सिद्धार्थ, मैं यही कह रहा हूं कि इस मंदी के दौर में अगर कोई बचा रहा है वो एग्रीकल्चर सेक्टर। 3.9% की विकास दर है। पॉजिटिव में कोई सेक्टर है तो वो दरअसल कृषि क्षेत्र है। और मैं कल की खबर को जोड़ रहा था सिद्धार्थ, आपने ये कैपिटल इन्फ्यूजन की बात की, आप कर्ज माफी कीजिए, जेब में, हाथ में किसानों के पैसा आना चाहिए, आप ये कह रहे हैं बात। पर यहां पर 80 रुपए से ऊपर डीजल हो गया,
डीजल पर निर्भर है किसान बुरे तरीके से, बिजली भी नहीं आती, पंप से वो बिजली पानी अपना निकालेगा, ट्यूबवेल चलाएगा, ट्रैक्टर चलाएगा। तो सरकार की मंशा साफ नहीं दिख रही है। मतलब ये कैसी पॉलिसी है कि डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, सरकार चुप्पी साधे बैठी है। मैं संदीप इसीलिए इस विषय को इनडायरेक्टली टैकल करने के लिए कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि ठीक है, मान लिया कि आप जो फ्री प्राइसिंग का मैकेनिज्म है उसको आप होने दे रहे हैं और कंपनीज तेल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं। और देखा जाए तो मैंने कल एक आंकड़ा देखा, हालांकि कोई कंपैरिजन नहीं है, उनकी इकोनॉमी तो बिल्कुल गई गुजरी ठप इकोनॉमी है और सऊदी अरब और चाइना की मेहरबानी पे चलने वाली इकोनॉमी है। पाकिस्तान, वहां पे सीधा 30-30 रुपया बढ़ा दिया गया, 100-100 रुपए पार हो गया है पेट्रोल और डीजल वहां पे। तो ये अलग देशों में भी हो रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो डिजर्व करता है सब्सिडी, उसको सब्सिडी दीजिए। जो अभी अपनी मेहनत से देश में लोगों के पेट भरने के लिए अनाज पैदा कर रहा है, उसको अभी आप रिलीफ दीजिए। अगर उसको हम फर्दर स्ट्रेंथन करेंगे, उसके कर्जे कम हो जाएंगे, उसके हाथ में कैश होगा, तो वो शायद डीजल की मार को सह पाएगा। इसलिए आप कर्जा माफी कर लीजिए, या आप जैसे आपने कहा 18,000 दे दीजिए या 24,000 दे दीजिए। अभी रूरल इकोनॉमी में फार्मर को, और ये करीब 40 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं इससे, जिनको डायरेक्टली आप बेनिफिट करेंगे। वो खुद प्रोड्यूसर भी हैं और वो खुद खाते भी हैं। तो रूरल इकोनॉमी से हमारी इकोनॉमी का रिपेयर शुरू होगा, क्योंकि जो शहरी इकोनॉमी है, जो अर्बन इकोनॉमी है, इंडस्ट्रियल इकोनॉमी है, मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी है, सर्विसेज इकोनॉमी है, इसमें बहुत दूसरे अलग फैक्टर्स ऑपरेट कर रहे हैं जो सारे सरकार के कंट्रोल में नहीं है। रूरल इकोनॉमी हमारे कंट्रोल में है, सीधे सरल लोग हैं, हमारी धरती है, हमारी मातृभूमि है। उसमें अगर हम इस प्रकार से अभी एक इंटरवेंशन लें, जो भी स्टेप्स लें जो ठीक समझे सरकार और राज्य सरकारें भी, तो उससे हमारे लिए आने वाले जो 2-3 वर्ष कठिनाई के हैं हमारी इकोनॉमी के, उसमें वो कठिनाई कम होने के लिए एक बहुत बड़ा रास्ता खुले। एक और इंटरेस्टिंग खबर है, अभी तक हम पिछले 3 महीने जो बात की थी, वो मजदूर, प्रवासी शब्द से मुझे दिक्कत है, मजदूर अपने गांव, अपने देश, अपने प्रदेश वापस जा रहे थे, उनके लिए इंतज़ाम नहीं किए गए, राजनीति बहुत हुई बसों पर, ट्रेनों पर, वो पूरा देश जानता है। लेकिन आज की खबर क्या है, कई अखबारों ने कैरी की है, मैं टाइम्स ऑफ इंडिया से ले रहा हूं इस खबर को। जॉब्स कॉलिंग, ट्रेन्स फ्रॉम यूपी बिहार रन फुल। 230 ट्रेनें चल रही हैं, मतलब 15 राजधानी जोड़े हैं तो 30 हो गई, और बाकी ट्रेन 100 जोड़े हैं तो 200। 230 ट्रेनें जो चल रही हैं, और ये मुंबई, अहमदाबाद, अमृतसर, हावड़ा, दिल्ली, सिकंदराबाद के लिए जो ट्रेनें आ रही हैं, यूपी और बिहार से फुल हैं। रिजर्वेशन पूरी की पूरी मतलब फुल है, वेटिंग लिस्ट चल रही है। तो इस खबर को आप कैसे देखेंगे? एक तरफ ये कहा जा रहा है, योगी सरकार भी कह रही है, हेमंत सोरेन भी कह रहे हैं, तमाम मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि भाई हम वहीं पर इनका इंतजाम कर देंगे। अभी रोजगार योजना भी शुरू कर दी, 125 दिन उसमें भी दिए जाएंगे, पर मजदूर वापस भी आने को तैयार हैं। इसको कैसे देखेंगे आप? देखिए, ये एक अच्छा साइन है। हालांकि अगर आप हेल्थ की दृष्टि और कोरोना पैंडेमिक की दृष्टि से देखें तो थोड़ा नेगेटिव साइन है, क्योंकि जो हम संक्रमण की स्थिति देख रहे हैं, और हमने पहले फेज में देखा कि संक्रमण शहरों से हमारे देहात में गया, और जब लॉकडाउन खुला और बहुत बड़ी मात्रा में लोग गए, और अब रिवर्स हो रहा है, यानी वहां से यहां संक्रमण नहीं आएगा, पर इतने सारे मूवमेंट ऑफ लोगों से इस इन्फेक्शन में उछाल आती है। जैसे आप अगर कहीं धूल फैली हुई और वहां पे ज्यादा चले तो वो धूल उड़ेगी, इसी प्रकार से ये इन्फेक्शन भी उड़ता है। उसी को एक प्रकार से कंटेजियन का एनवायरनमेंट कहते हैं। तो उस विषय को अगर आप साइड में छोड़ दें तो ये संकेत यही दे रहा है कि जो लोग यहाँ पे शहरों में, जिसके पास किसी ना किसी प्रकार की पक्की नौकरी थी, उसको नौकरी वापस मिल रही है, क्योंकि जिस बिजनेस या जिस धंधे में वो काम करता था, कोई ठेकेदार था जो घर बनाता था, शायद वो काम वापस शुरू हो गया है। पर इसका ये मतलब नहीं है कि जो एक बहुत बड़ी संख्या में लोग आके शहरों में बस जाते थे, रहते थे, कि कोई ना कोई काम मिले डेली वेजर टाइप, उसमें शायद अभी पूरी इंप्रूवमेंट नहीं हुई है। इसलिए आने वाले 3 से 6 महीने
और मैं बार बार कह रहा हूं कि दिवाली के बाद ये क्लियर हो पाएगा कि हमारे अर्बन लेबर एंड रूरल एम्प्लॉयमेंट का सही चित्र क्या है। अब एक और अहम खबर, और ये दर्शकों आपसे सीधे जुड़ी हुई है, कोरोना काल की, क्योंकि हम बात करने लगे हैं। इस संक्रमण काल में सबके मन में, जहन में एक सवाल जो रात को आपको सोने भी नहीं देता कि घर में, फर्ज करो, भगवान ना करे ऐसा हो, घर में कोई संक्रमित हो गया तो अस्पताल जाएंगे कैसे, बिल इतना 10-10 लाख, 15-15 लाख की बातें हो रही हैं, बीमा कंपनी उसको कितना कवर करेगी, मेरी इंश्योरेंस है कितनी। और आजकल तो होम क्वारंटीन हो रहा है। बीमा कंपनियों का सीधा रूल होता है कि 24 घंटे के लिए आप भर्ती होंगे तभी आपको वो बीमे की राशि देंगे, तभी आप उसके लिए एलिजिबल होते हैं। तो सिद्धार्थ, बड़ी खबर आज क्या आ रही है, कोविड इफेक्ट, हॉस्पिटलाइजेशन में नॉट बी मैंडेटरी फॉर इंश्योरेंस। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने यह शुरुआत कर दी है कि आप घर में भी क्वारंटीन्ड हैं, आप अस्पताल में 24 घंटे के लिए भर्ती नहीं हुए हैं, वहां आपका इलाज चल रहा है। और बहुत सारे अस्पताल अब आपको ये फैसिलिटी दे रहे हैं, वो पैकेज दे रहे हैं होम रेमेडी का कि घर में ही रहिए। तो अब आईसीआईसीआई ने शुरुआत कर दी है, बाकी कंपनियां भी अब इसके बारे में सोच रही हैं, अस्पताल भी उनसे बात कर रहे हैं। ये होना चाहिए। आई थिंक इस संकट काल में आईआरडीए की भी बात हो या बीमा कंपनियों की, स्वतः भी उन्हें ये कदम उठाना चाहिए। बिल्कुल। और ये जो एक अभूतपूर्व एक सिचुएशन है, इसमें इस प्रकार के जो मार्केट रिस्पॉन्सेज हैं, जो प्रोडक्ट्स प्राइवेट सेक्टर डेवलप कर रहा है, ये अच्छा है। आपको एक और इसमें उदाहरण दूं कि कुछ बैंक्स ने एक सेवा शुरू की है कि अगर आपके पास आपने उनके पास कोई एफडी रखा हुआ है तो वो उस एफडी होल्डर को एक मिनिमम लेवल ऑफ फ्री इंश्योरेंस भी दे रहे हैं कोविड की। ऐसी स्कीम्स के भी प्रकार से प्रचार होना शुरू हो गया है। तो ये मार्केट रिस्पॉन्सेज हैं, क्योंकि जब सरकार खुद ही कह रही है कि कोविड होते हुए भी अगर आप माइल्ड केस हैं तो आप घर में ही उसका एक प्रकार से इलाज कर सकते हैं, तो स्वाभाविक है कि जो ये इंश्योरेंस का 24 आवर रूल है ये स्टैंड नहीं कर पाएगा। और रिमेंबर, ये जो कोविड की सारी जो ट्रीटमेंट और रिस्पांस है, ये एक नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंडर है। सो एक लीगल बैकिंग है इस होम ट्रीटमेंट को, तो स्वाभाविक है कि इंश्योरेंस कंपनीज भी इस पे अपना रिस्पांस दे रहे हैं। आखिरी खबर हमारे बच्चों से जुड़ी हुई, देश के भविष्य से जुड़ी हुई। हिंदुस्तान टाइम्स की फ्रंट पेज की खबर है, स्कूल्स टू बी शट टिल जुलाई 31, ऑनलाइन क्लासेस टू गो ऑन। ये दिल्ली की खबर है। दिल्ली में पब्लिक हो, प्राइवेट स्कूल हो, 31 जुलाई तक स्कूल बंद कर दिए गए हैं। और एक असमंजस भी है, मतलब स्कूल खुल भी जाएंगे तो आप अपने बच्चों को या मैं अपने बच्चों को भेजने के लिए तैयार हूं क्या स्कूल में। और इसी से जुड़ी खबर कल मैंने दिखाया था, आईआईटी बॉम्बे अब ऑनलाइन सेमेस्टर होगा, कोई डायरेक्ट इंटरफेस नहीं होगा स्टूडेंट्स और प्रोफेसर्स के बीच में। और आप ही के इंस्टीट्यूट से जुड़ी खबर है, IIMA एंड IIMB टू गो ऑनलाइन फॉर फर्स्ट सेमेस्टर। तो ऑनलाइन इज द वे टू बी, मतलब ऑनलाइन क्लासेस अब यही एक तैयारी रहनी चाहिए बच्चों के लिए भी, स्टूडेंट्स के लिए। आप किस तरह से इस खबर को एक्सप्लेन करेंगे? कल के मिंट अखबार में जसपाल बिंद्रा जी का एक लेख है एजुकेशन पे कोविड का क्या इम्पैक्ट हो रहा है, और उन्होंने ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में ये लिखा है। और वो ये कह रहे हैं कि जो एक बड़ी एक पुराने समय से चली आई एक प्रैक्टिस है कि हार्वर्ड है, बहुत बड़ा कैंपस है, ऑक्सफोर्ड है, कैम्ब्रिज है, बड़े बड़े विश्वविद्यालय है, IIT IIM है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का कैंपस है। एक कैंपस की लाइफ और एक विद्यार्थी जीवन में उसका बहुत बड़ा एक रोल और योगदान होता है। वो वहां पे स्टूडेंट राजनीति होती है, तो वो एक पूरा एक एक्सपीरियंस होता है। वो ये कह रहे हैं कि इसमें बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है और विश्व भर में कैंपस से लर्निंग हटके अब वो लर्निंग जाएगी कंपनीज के द्वारा घरों में और यूनिवर्सिटीज के साथ कोलैबोरेशन में। यहाँ पे दिल्ली में मेरा अपना खुद का अनुभव है कि दिल्ली पब्लिक स्कूल ने कंप्लीटली ऑनलाइन क्लासेस अपनी शुरू कर दी हैं, सेशन शुरू कर दिया है। और बड़े बड़े और इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स हैं
मेरे वो बेटे के स्कूल में आ गया है, नया शेड्यूल आ गया है, 2 जुलाई से ऑनलाइन क्लासेस। और हमारे यहाँ शुरू हो चुका है। और मुझे ये लग रहा है कि आने वाले समय में मुझे अपने होम वाईफाई कनेक्शन की बैंडविड्थ बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि अब जो चैलेंज आएगी, और ये एक बड़ा सीरियस इशू आएगा, कि जिनके पास सुविधा और व्यवस्था है, लैपटॉप, ईयरफोन, टैबलेट, एक घर में एक सही कोना, वहां पे फैन या एसी की व्यवस्था, प्रॉपर लाइट की व्यवस्था, रीडिंग डेस्क, क्योंकि पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप ये समझिए कि कितने ऐसे लोग हैं शायद हमारे देश में, ऐसे विद्यार्थी जिनके पास ये सुविधाएं नहीं है। तो मेरे बिल्कुल को नहीं ये है। मैं यहाँ पर रोक दूं एक अहम खबर, मैंने लास्ट खबर बोली पर आपने क्योंकि मुद्दा इतना गंभीर उठा दिया। ये इंडियन एक्सप्रेस की फ्रंट पेज की खबर है, पेज 1 एंकर है, साइकिलिंग 10 किलोमीटर्स टू गेट अ डिसेंट सेल फोन सिग्नल एंड द डेज लेसन। ये बस्तर में मोदियम सुखलाल 17 साल के एक छात्र हैं। ये अपने गांव से 10 किलोमीटर साइकिल चलाते हैं, दूसरे गांव जाते हैं, वहां पर सिग्नल मिलता है और वहां पर फिर वो अपनी ऑनलाइन क्लास करते हैं, फिर वापस आते हैं। और मुझे ध्यान है, मतलब आप जिस राज्य से आते हैं सिद्धार्थ, वहां तो 2G कनेक्शन है, ऑनलाइन वहां क्लासेस कैसे होंगी जम्मू कश्मीर में? बिल्कुल 74% छात्रों के पास फोन ही हैं, लैपटॉप है नहीं। आप बैंडविड्थ की बात कर रहे हैं, आईफोन तो भूल जाइए, नॉर्मल फोन पर आप कितनी क्लासेस कर सकते हैं? इसीलिए मैं ये कह रहा हूं। और आपने जो एक विषय उठाया है, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट विषय है। आपने बस्तर की रेफरेंस दी, और मैंने रिपोर्टिंग की है हमारे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म क्षेत्र में, जो लगभग 112 जिले, और उनमें से जो गंभीर रूप से लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से इम्पैक्टेड है, वो संख्या करीब 70 जिले, 74 जिलों की है। आपको मैं ये जानकारी दूं कि लगभग 15 वर्षों से एक कार्यक्रम चल रहा था कि वहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस जब जाते हैं जंगल में, और क्योंकि वो सारा एक प्रकार से जंगल का इलाका है, तो वहां उनको सेलफोन की सिग्नल नहीं मिलती। और भारत संचार निगम लिमिटेड ने पिछले कुछ वर्षों में सोलर एक टेलीकॉम नेटवर्क वहां पे बनाया है, कई हजार गांवों में और पंचायतों में वो लगा है। आपको मैं ये बताऊं कि पिछले 2 वर्ष से जो उसका फॉलो ऑन ऑर्डर है, वो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम द्वारा अभी तक सैंक्शन नहीं हुआ है। ये देखिए, तो सच्चाई ये है कि अपने देश में, शहर में और ऊपर की स्तर में सारी व्यवस्था है। जो अमेरिका में रहते हुए बच्चे को जो व्यवस्था और सुविधा मिलती है, वो भी यहाँ पे अमीर क्षेत्रों में और अमीरों के बच्चों को मिलती है। बट एक बहुत बड़ी मात्रा जनसंख्या विद्यार्थियों की ऐसी है जिनको शायद कॉपी पेन भी प्रॉपरली आज भी नसीब हो रहा है। ये भी एक बड़ा विषय है। तो ये कहना आसान है कि सारी एजुकेशन ऑनलाइन और इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगी। जो गरीब हैं और जो पिछड़े इलाकों से है, जहाँ पे सिग्नल की कमी है, बिजली की कमी है और व्यवस्थाओं की कमी है, उनके लिए ये बहुत बड़ी एक चैलेंज लाने वाला है। इसलिए सरकार को हर स्तर पे इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं ऐसा ना हो कि जिसके पास है वो आगे निकल जाए और जो पीछे है वो पिछड़ा ही रह जाए। और आजकल हिंदी प्रेम की बड़ी बातें हो रही हैं। अगर आप हायर स्टडीज़ की बात करें, जो रेफरेंस मटेरियल है हिंदी में अवेलेबल ही नहीं है। हिंदी छात्रों के लिए तो बहुत दिक्कत होने वाली है। वो अंग्रेज़ी में है, उसको वो डाउनलोड करेंगे, तर्जुमा कराएंगे, क्योंकि अवेलेबिलिटी नहीं है। तो सरकार को इन मुद्दों पर भी ध्यान देना होगा। एज ऑलवेज सिद्धार्थ ज़राबी, बहुत बहुत शुक्रिया। सरल सीधी, बिल्कुल स्ट्रेट बात आप करते हैं और दर्शकों को समझाया आज के जो अहम सरोकारों से जुड़ी खबरें उनके लिए थी। आज का मनी मंत्र में बस इतना ही। नमस्कार।